सभी पत्रकार बंधुओं को प्रणाम, नमस्कार। आप सब लोग आए और आज का जो मुख्य मुद्दा है ये प्रेस वार्ता का, वो ये है कि एक विकास की बात करने वाले उत्तराखंड में आज जो चीजें हो रही हैं वो वैसी नहीं हो रही हैं जैसी होनी चाहिए थी, और उसका बड़ा अफसोस है हमें। और खासकर उत्तराखंड से अगर हम इतर बात करें तो जिला रुद्रप्रयाग में बहुत सारी विकास की बातें होती रही, और विकास का अभी अभी हमने एक उदाहरण भी देखा। एक घटना जो अभी अभी सिंचाई विभाग द्वारा नवनिर्मित, अभी पूरा बना भी नहीं था लेंटर, वो पूरा गिर गया, दो उसमें मजदूर नीचे भी फंसे। तो इस तरीके का विकास हो रहा है हमारे क्षेत्र में। तो इस विकास के मद्देनजर हमने क्या किया है, एक रुद्रप्रयाग विकास संघर्ष समिति का गठन किया था पूर्व में कुछ दिन पहले। आज उसकी प्रथम प्रेस वार्ता है, तो आप सब लोगों को बता दें कि क्या कुछ हैं मुद्दे जो हम इस प्रेस वार्ता के द्वारा आप लोगों को बताएंगे, और खासकर घाटी में लोगों को बताएंगे कि क्या कुछ मुद्दों को लेकर मुखर रहने वाली है रुद्रप्रयाग विकास संघर्ष समिति। हमने इसमें ब्लॉक वाइज डिवीजन किया है। ये तमाम जो ब्लॉक है हमारे तीनों, इसमें अगस्त्यमुनि, जखोली और हमारा उखीमठ, उसके साथ साथ हमने इसमें और भी जोड़ा है, बसुकेदार को भी एक ब्लॉक की तरह हमने इसमें रखा है, ताकि हमारी रीच हर जगह तक हो। और इन चारों ब्लॉकों में फिर नीचे न्याय पंचायत स्तर पर, और फिर पंचायत स्तर पर, और फिर ग्राम के स्तर पर हम हर जगह पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो एक मुख्य विषय यह है कि हर जगह हमारी समिति के लोग होंगे जो विकास कार्य हो रहे हैं या जो नहीं हो रहे हैं उनके खिलाफ मुखर होने का। तो प्रथम जो बिंदु है जिस पर सरकार देख रही है, हम देख रहे हैं कि सरकार बहुत सालों से बोल रही है कि हम नशा मुक्त प्रदेश चाहते हैं, पर हमारी ये पहल यहां पर ये रहेगी कि नशा मुक्त हम इसको अपने प्रदेश को भी करें, अपने जिले को भी करें। आज हमारे साथ यहां पर जो मौजूद है, मेरे राइट हैंड पर जो बैठे हुए हैं विष्णुदत्त जोशी जी हैं, जो हमारे इस पूरी प्रदेश के सह संयोजक भी हैं, और साथ के साथ फाटा जो ब्लॉक स्तर पर है, फाटा ब्लॉक में ये संयोजक के रूप में भी रहेंगे। और हमारे लेफ्ट में हैं ताजवर सिंह बिस्ट जी, जो कि ग्रामीण अगस्त्यमुनि ब्लॉक के संयोजक होंगे। हमारे और कोने में जोशी जी के साथ हैं, वहां पर हैं ये राणा जी हैं, प्रमोद सिंह राणा जी, जो कालीमठ ब्लॉक से रहेंगे, और वहां से संयोजक हैं हमारे साथ सुदर्शन सिंह नेगी जी हैं, जो कि संयोजक होंगे तल्ला नागपुर क्षेत्र से। हमारे साथ रोहित जी हैं जो अगस्त्यमुनि से हैं, और अगस्त्यमुनि नगर संयोजक वो होंगे। ऐसे ही भीरी से हमारे बीच में यशवीर सिंह बिस्ट जी हैं, जो भीरी के संयोजक होंगे। इस तरह तमाम संयोजक हैं, और भी जहां जहां लोग इस पर हमारे साथ आगे बढ़ेंगे वो भी हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो पहला जो कार्य हम इसमें करने वाले हैं वो होगा नशा मुक्त रुद्रप्रयाग, जिसमें हम जितने भी कस्बे हैं हमारे क्षेत्र के, वहां रैलियां निकालेंगे और बताएंगे। क्योंकि नशा, दो चीजें हो रही हैं, एक तो जो दुकानें आवंटित हैं राजस्व की तरफ से वो तो कार्य कर ही रही है, लेकिन उसके अलावा जो गांव गांव में और फुटकर जो दुकानें जहां पर शराब बेची जा रही है वो हमारे पहले निशाने पर होंगी। और हम चाहते हैं कि ये नशा मुक्त यहां से शुरुआत हो, और इसके लिए शायद हम कुछ कठिन और कठोर कदम भी उठाएंगे। इन दुकानों पर हम प्रावधान रखेंगे रेड का, इन दुकानों पर हम प्रावधान रखेंगे इनको ध्वस्त किया जाए, इनको बंद किया जाए। और ये तमाम वो संचालक, क्योंकि वो हमारे कहीं ना कहीं भाई भी हैं, वो कहीं ना कहीं भ्रमित हो रखे हैं अभी। अब समझिएगा 4400 करोड़ रुपए राजस्व देना है 2024-25 में जो आबकारी विभाग है इसने सरकार को। अब अगर ये इतना बड़ी रकम आपको देनी है तो यकीनन आप उसके लिए क्या प्रयास करेंगे कि 1,25,000 करोड़ रुपए की शराब आपने पूरे राज्य में बेचनी है। अगर इतनी शराब की खेप बेचनी है तो तभी तो ये छोटी छोटी जो दुकानें, या इनको जो प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा जो इन पे हाथ रखा जा रहा है कि भैया तुम करते रहो और कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तो ये इसीलिए हो रहा है। तो इसको बंद करने के लिए हम मुखर होंगे। अभी आचार संहिता चल रही है क्योंकि निकाय चुनाव हैं, उसके लामबद्ध हम अभी वो चीजें नहीं करेंगे, लेकिन शीघ्र ही नशे पर हम ये कार्रवाई करने वाले हैं और बहुत कठोर होगा ये कार्य। दूसरा, जो अवैध खनन हो रहा है प्रदेश भर में भी, और मैं बात करूं जिला रुद्रप्रयाग में, तो हर जगह हम देख रहे हैं अवैध खनन हो रहा है। इसमें कुछ हमने नियमावली भी निकाली है जो सरकार की तरफ से है। कई जगह हम देख रहे हैं कि चुगान की जगह रिवर ट्रीटमेंट के नाम पर जेसीबी और पोकलैंड जैसी मशीनें भी उतरी हुई हैं। तो जब ये मशीनें उतरी हुई हैं तो इन मशीनों को किस तरह से
रोका जाए, क्या कुछ होगा, और किस तरह से कई जगह हम देख रहे हैं कि जो पट्टे लिए गए हैं वो पट्टों से इतर जाकर उसके आसपास भी खुदाई कर रहे हैं और अवैध खनन वहां भी हो रहा है। अवैध खनन से गांव वालों को भी नुकसान हो रहा है और उन तमाम लोगों को भी जो उस गांव के इधर उधर हैं, और साथ के साथ क्रशर के जो मालिक, क्या धुआं उठ रहा है, किस तरह कितना पोल्यूशन उससे हो रहा है, इस पर अब तक, क्योंकि सरकार को तो मनमाना पैसा मिल रहा है इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन रुद्रप्रयाग विकास संघर्ष समिति उस पर बात करेगी और मुखरता से बात करेगी, बड़े कठोरता से। अगर इसमें कोई अधिकारी जो सम्मिलित भी पाए जाते हैं इन तमाम क्रशर मालिकों के साथ या अवैध पट्टे धारकों के साथ, उन पर भी कार्रवाई हम करेंगे। और यकीनन यहां पर पैरेलली हम कुछ इस तरह से काम करेंगे जो कि जनता को समझ में आए कि हां, इस तरह से कार्य होने चाहिए थे, या विपक्ष द्वारा या पक्ष द्वारा भी, लेकिन अब तक हमारी जनता को वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण एक बिंदु है जो मैं लाना चाहता हूं, वो है रुद्रप्रयाग जिले का एकमात्र धाम केदारनाथ जी, जहां पर मनमानी चलती है सरकार की और उनके जो खाए पिए हुए लोग हैं उनको चीजें मिलती हैं। जैसे कि मैं बात करूं बड़े टेंडर्स की, चाहे वो पार्किंग का हो, चाहे वो जो 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 प्रीपेड काउंटर है, या फिर सफाई के लिए जो शुल्क को दिया गया है। मैं ये मानता हूं कि लोकल्स को वो चीजें दी जानी चाहिए, प्रदत्त कर दी चाहिए, लोकल्स का उस पर अधिकार हो, और उस अधिकार के लिए हम लड़ेंगे भी, और रुद्रप्रयाग विकास संघर्ष समिति हमेशा उस पर तत्पर रहेगी। उसके लिए भी आंदोलन अगर करने पड़े, जन आंदोलन करने पड़े, या कहीं पर धरने पर बैठना पड़े, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अब यहां से जो चीजें होंगी वो केवल रुद्रप्रयाग जिले के हित में ही चीजें यहां पर हम करेंगे, और उसमें जो चीजें हम करने वाले हैं उसके बारे में पहले भी सूचना देंगे। एक बड़ा प्रश्न और बड़ा बिंदु सड़क का भी है जिस पर हम कार्यवाही करना चाहते हैं, क्योंकि कई जगह जो सड़कें बनी हुई हैं केवल वो सड़कें रास्ते भर बचे हुए हैं, उनमें ना तो पेंटिंग हो रखी है, ना ही उनकी रख रखाव हो रखा है, नालियां नहीं है सड़कों पर, जहां काम हो रहे हैं उन पर कहीं नहीं कुछ हो रहा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर यकीनन रुद्रप्रयाग विकास संघर्ष समिति अब संघर्ष करेगी और इन चीजों के लिए मुखर रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है, जो इन तमाम चारों बिंदुओं को हटकर हम बात करें, शिक्षा पर जो चीजें हो रही हैं, जैसे शिक्षक कहीं जगह स्कूलों में नहीं है, शिक्षा के जो केंद्र हैं वहां स्कूल में बिल्डिंग्स अच्छी नहीं है, कहीं छत गिर रही है, कहीं पर बच्चों को खेलने के लिए फील्ड नहीं है, उन सब पर मुखर होकर हम कार्य करेंगे। और जनता से भी यही अनुरोध कि अगर जो आपको लगता है कि हाँ, हमें भी संघर्ष समिति का एक हिस्सा बनते रहना चाहिए और हमारे साथ आगे बढ़ना है, तो आप सब लोग भी हमारे बीच हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसमें। जहां जहां से हम चाहते हैं कि पूरा पैरेलली कम से कम हर गांव में 10, 15, 20, 25, 30 लोग हों जो रुद्रप्रयाग विकास संघर्ष समिति के साथ चलें, और हम आपके गांव में भी वो चीजें प्रमुखता से रखेंगे। क्योंकि कई जगह मनरेगा के जो काम हो रहे हैं, या जो गांव में जो वित्त के द्वारा काम हो रहे हैं, या अन्य किसी मद के द्वारा काम हो रहे हैं, उन कामों पर भी अंकुश लग रहा है, चाहे वो प्रधान लेवल पर हो, जिला पंचायत स्तर पर हो, या विधानसभा के स्तर पर हो। कहीं ना कहीं अगर उनमें कुछ चूक हो रही है विभाग द्वारा भी, तो उनके बारे में बात करने के लिए आप जरूर रुद्रप्रयाग विकास संघर्ष समिति के साथ आगे चलेंगे, और हम मुखरता से उन बातों को रखेंगे और यहां से बिल्कुल कार्य करते जाएंगे। एक बड़ी पहल इसमें एक और चीज है जो मैं रखना भी चाहता हूं, हमारे भाई लोग इस पर बात करना चाहते थे कि एक हाईकोर्ट ने पिछली वर्ष जो, चाहे वो चोपता में हो या केदारनाथ मार्ग पर जितनी भी दुकानें जो ध्वस्त की गई या कुछ को ऐसे ही रखा गया है, लेकिन नोटिस उनको दिया गया है, तो हमारा एक प्लान ये भी है कि हम यात्रा से पहले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो ग्रामीण हैं उनका आजीविका 6 महीने केवल उन्हीं ढाबों से या वो जो तंबू ओढ़ते थे उसी पर चलता है। अगर सुप्रीम कोर्ट से हम उनको यथास्थिति पर उस पर एक स्टे लेकर आए, तो यकीनन वो हमारे जो स्थानीय हैं उनके लिए कुछ एक राहत जरूर होगी कि वो अपने आने वाले समय में आजीविका वहां से चला पाए। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहेगा, क्योंकि आजीविका बहुत अधिक जरूरी है। रोजगार के अभी तक संसाधन सरकार द्वारा बहुत ही अल्प हैं जो जोड़े गए हैं। एकमात्र हमारा केदारनाथ बाबा का जो दरबार है वहां से हमारे कुछ लोग कुछ कमा पाते हैं, अगर उस पर भी अंकुश लग रहा है तो ये यकीनन बहुत पीड़ादायक है। तो हम चाहेंगे इस माननीय सुप्रीम कोर्ट तक हम इस पर जाएंगे। एक स्टे अगर हम कुछ यथास्थिति में बना पाए कि यथास्थिति जैसे भी थी, जो पुरानी स्थिति थी, कुछ लोगों को तोड़ दिया गया है, उनकी जैसा उनको था ढाबा वैसे ही वापस से निर्मित हो पाए, तो कुछ अगर इस तरह से स्टे आ जाए तो हम यकीनन इस पर काम करना चाहेंगे। और इन्हीं तमाम बिंदुओं के साथ कुछ और बिंदु जो थे वो आपको हम बताते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए महत्वपूर्ण यही बिंदु थे जिन पर हम चाहते थे कि रुद्रप्रयाग विकास संघर्ष समिति काम करे
और साथ के साथ जो नवनिर्मित जो यहाँ के अभी हमारे दोनों विधानसभाओं में विधायक हैं, चाहे वो रुद्रप्रयाग में हैं, हम अभी तो रुद्रप्रयाग के जो विधायक हैं भरत सिंह चौधरी जी या फिर आशा नौटियाल जी जो केदारनाथ से हैं, तो आप सब लोग भी अब काम करना शुरू कर दें, क्योंकि अभी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के दौरान जो घोषणाएं हुई हैं 600 करोड़ रुपए की, तो ये धामी जी को भी हम बता देना चाहते हैं कि अब उन जो घोषणाएं की हैं वो कोरी ना जाएं, उन पर आप कार्रवाई करना शुरू कर दें और जो जो चीजें आपने बोली हैं वो आप पूरी करें। ये हमारी कार्यशैली रहेगी अभी तक। तो चौहान साहब जी, रुद्रप्रयाग विकास संघर्ष समिति की बात आपके द्वारा रखी गई है यहाँ पे जी, क्या कहेंगे इसे, क्योंकि निकाय चुनाव इन दिनों आचार संहिता लग चुकी है, उसके पश्चात पंचायत चुनाव हैं, फिर उसके पश्चात 27 में हमारे विधानसभा चुनाव हैं। ये एक राजनीतिक ताना बाना तो नहीं बुना जा रहा है संघर्ष समिति के नाम पे? सर राजनीतिक ताना बाना पॉइंट क्या है, कई लोगों को जैसे लगता है कि यार ये राजनीति, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव हमने लड़ा तो उसके बाद मैं यकीनन जनता का धन्यवाद भी देना चाहूंगा, जनता ने बहुमत से हमें वोट दिया है। पर पॉइंट क्या है, अगर अब करना यही है तो ये एक तरीका है। किसी राजनीतिक दल अगर ये अच्छे होते तो शायद इनके पार्ट बन सकते, लेकिन वो कोई मूड में नहीं है। लेकिन अभी जनता के लिए कुछ करना है तो एक समिति का तो गठन होना चाहिए, तो इसके लिए वो किया जा रहा है। निकाय चुनाव की जहां तक बात है, निकाय चुनाव में हमने ये बात पहले एक दिन की थी कि अभी सभी ग्राम पंचायत पर और जो निकाय होंगे उसमें हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिएगा, इतनी हालत खराब है भारतीय जनता पार्टी की या सरकार की, मैं कहूंगा गुप्तकाशी में पहली बार चुनाव हो रहे हैं, सामान्य सीट होनी चाहिए थी। अब वो किस विधि से, किस नियम से उन्होंने किया है कि उसको महिला सीट भी छोड़कर आरक्षित महिला सीट कर दी गई है, तो वो बड़ी एक विविधा की बात है कि इतना डरा हुआ है आज सरकार, इनको समझ नहीं आ रहा है कि अपनी सीटें कैसे बचाएं। तो उसके अपेक्ष उन्होंने किया, यही चीज उन्होंने अगस्त मुनि में की, जहां सामान्य सीट थी कल उसको ओबीसी करार कर दिया गया। तो ये जो तमाम चीजें, खैर ये करते रहेंगे। मैंने पहले भी इस चीज को रखा है कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, आज जो ये बजा रहे हैं ये बहुत दिनों तक बजने वाली नहीं है। जनता को अब समझ में आ रहा है चीजें किस तरह से हो रही हैं, और हम हर उस निर्दलीय उम्मीदवार के साथ जरूर अपना पक्ष रखेंगे मजबूती से, चाहे वो रुद्रप्रयाग की सीट हो, तिलवाड़ा हो, उखीमठ हो, अगस्त मुनि हो और गुप्तकाशी हो। तो पांचों सीटों पर जो हमारे निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके साथ यकीनन हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, उनके बारे में जनता को अवेयर कराएंगे कि क्यों जरूरी हैं ये लोग। क्योंकि अगर सत्ता में रहते हुए चीजें हो गई हैं, अब जैसे विधानसभा उपचुनाव ही बीतकर 1-1.5 महीना हो गया है, क्या 1.5 महीने में क्या काम किया गया है विधायक द्वारा, ये प्रश्न अभी तक पटल पर नहीं है। जनता को समझ नहीं आता, बस चुनाव में क्या वोट देना ही और उसके बाद सब समाप्त हो जाता है, ऐसा नहीं होगा और अब आगे नहीं हो ऐसा। इसलिए हाँ, निकाय चुनाव में भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हम प्रभावित जरूर करना चाहेंगे। मसौदा क्या कुछ रहेगा, क्योंकि जब समिति जिला स्तर पे पूरी तरीके से काम करेगी, किस तरीके का मसौदा उसका तैयार किया गया है, कौन लोग उसमें पदाधिकारी रहेंगे, क्या कार्यक्षेत्र रहेगा, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कुछ उसका अगर रूपरेखा ऐसी है सर, मैंने जैसे बताया कि इसको ब्लॉक लेवल पर बांटा गया है, उसके बाद इसको पंचायत स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, फिर ग्राम सभा लेवल तक ये बनाया गया है। इसमें प्रवासियों के लिए भी हमने रखा है कि कोई लोग जो बाहर हैं और कुछ अपने प्रदेश के लिए, कुछ अपने जिले के लिए करना चाह रहे हैं, तो वो एक प्रवासी वर्ग भी है, साथ के साथ महिला भी है। तो महिला यहां तक है कि हम गांव में जाकर महिला समूह पर भी काम करने का विचार है, तो महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी हैं, अभी भी जुड़ी हुई हैं, कुछ और जुड़ेंगी और धीरे धीरे ये जो मैंने पहले भी एक बार बहुत पहले कहा था, ये जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे कि हम अकेले ही चले थे जाने मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो अब ये कारवां एक नया, पहली बार इस तरह से लोग देखेंगे कि हाँ, एक संघर्ष समिति इतने हिसाब से काम कर सकती है। यकीनन मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या कुछ हम करेंगे, लेकिन पहली बार सरकार को समझ में आएगा कि हाँ, इस तरह से काम होने चाहिए थे। हम बाहर से ही सही, लेकिन विकास की बातें करेंगे और करवा के रहेंगे प्रेशर द्वारा। तो ये मुझे लग रहा है एक प्रेशर टीम ही इसको कह सकते हैं आप। क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव आप लड़ चुके हैं, एक सम्मानजनक जो मत होता है वो केदारनाथ की जनता ने आपको दिया है। क्या मायने ये नहीं निकाले जा सकते हैं कि जिस समिति का गठन किया गया है वो आगे चलकर एक राजनीतिक संगठन का रूप लेगा? सर, राजनीतिक संगठन ऐसा नहीं है, पर हाँ, चुनाव जब जब होंगे हम हर उस उम्मीदवार को यकीनन चाहेंगे कि उसको हम समर्थन करें जो हमारी तरह कभी निर्दलीय था, जिसको लगा कि यार मेरे पास संगठन की कमी है। अगर उस व्यक्ति विशेष में ये खूबी है कि वो प्रदेश के लिए कुछ करना चाहता है, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, तो हम यकीनन उनके साथ खड़े होंगे।
ये तो पक्का है। हाँ, तो इसको ये नहीं होगा कि ये विलय नहीं होगा, ये संघर्ष समिति ऐसे ही बनी रहेगी, ऐसे ही कार्य करेगी, जैसे हमने पहले भी कहा था। ये संघर्ष समिति लगातार काम करती रहेगी, विलय नहीं होगी। हाँ, प्रत्याशियों के पक्ष में जाकर उनको सपोर्ट जरूर कर सकती है। मतलब कह सकते हैं कि शुरुआत रुद्रप्रयाग जनपद से हो गई है या प्रदेश तक इसका विस्तार होना है? अभी रुद्रप्रयाग है विकास संघर्ष समिति, धीरे धीरे मुझे लगता है कि और आगे भी इसका विस्तार होगा, पर अभी समय के हिसाब से जो चीजें उचित हैं उसी पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं संगठन जितना धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, लोग बढ़ेंगे तो हाँ यकीनन हम और जिलों में भी प्रतिभाग करेंगे, पर अभी के लिए पहले यहाँ बहुत जरूरी है मजबूत होना। यहाँ से मजबूती आगे बढ़ती रहेगी तो देखते हैं कहाँ तक जाता है। हर संगठनों की एक ताकत अगर हम कहें तो वो निकाय और पंचायतें होती हैं। निकाय चुनाव सामने पे हैं, क्या कुछ स्ट्रेटेजी अभी तक तैयार की गई है जो रुद्रप्रयाग जनपद की निकाय हैं? मैं वही बोल रहा हूँ, हमारी एक संघर्ष समिति है, वो पार्टियां हैं, वो ये संगठन है जो चुनाव लड़ते हैं। हम उन उम्मीदवारों को सहयोग करेंगे जो अभी प्रत्याशी के रूप में आगे आते हैं, तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हमारी नीतियां या उनको किस तरह से चैलेंज बनाने हैं वो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अभी कह रहा हूं, क्या कुछ ऐसे संभावित जो उम्मीदवार हैं उनसे बातचीत हो पाई है अलग अलग निकायों में? हाँ, आप ये देखिएगा अगस्त मुनि में ऑलमोस्ट हमें फाइनल थे कि हम किनको लड़वा रहे हैं और कौन लड़ रहे हैं। तिलवाड़ा में फाइनल है ऑलमोस्ट, अभी एक दो लोगों नामों पर चर्चा जरूर चल रही है। ऐसे ही गुप्तकाशी में है, गुप्तकाशी में एक दो अभी क्योंकि महिला सीट है वो भी आरक्षित, तो वहां भी 2-3 कैंडिडेट्स पर बात चल रही है, उनका थोड़ा सा विश्वास बढ़ाया जा रहा है, तो उन पर काम कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में वैसे ही काम चल रहा है। उखीमठ में महिला सीट है तो वहां पर वो चीजें चल रही हैं। तो हर जगह दो चार उम्मीदवार हैं जिन पर अब बस फाइनल मोहर हमने लगाने की, हाँ ठीक है आप आगे बढ़िए और हम आपके साथ हैं। वो जनता का रुख देखकर और उनकी पुरानी जो कार्यशैली है उस पर कार्य करके आगे फाइनल किया जाएगा। किस तरीके का सपोर्ट अभी जनता का मिल रहा है? क्योंकि शुरुआती दौर ये है, तमाम जो लोग हैं वो जुड़ना चाह रहे होंगे या जुड़ना चाहेंगे। कई लोग राजनीतिक दलों के भी होंगे। बिल्कुल हैं, राजनीतिक दलों से भी लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये संघर्ष समिति है जो विकास के लिए बात करते हैं, और राजनीतिक दलों में भी ऐसे कई महानुभाव हैं जो यकीनन काम करना चाहते थे या कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उनको वो पद और पोजीशन अगर नहीं मिली है, उस पर अगर बात हो रही हो तो वो अलग सिचुएशन हो सकती है, लेकिन वो संघर्षरत हैं विकास के लिए। तो ऐसे तमाम दलों से भी लोग आ रहे हैं, अभी आएंगे भी, और सबका स्वागत है। ये एक विकास समिति है जो रुद्रप्रयाग के विकास के लिए बात करेगी। केदारनाथ को लेकर के आपने अभी जिक्र किया है, क्योंकि प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें या जिला प्रशासन की बात करें, 2025 की यात्रा को लेकर के जनवरी माह से ही तैयारियों में जुटने का ऐलान किया गया है। क्या कुछ रहेगा? किस तरीके से सरकार, प्रशासन और समिति के मध्य एक सामंजस्य बैठेगा? बिल्कुल बनाना पड़ेगा। हम हर जगह उन जगह पर रोकेंगे, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, जैसे यहीं रुद्रप्रयाग में जो पुल, जो नवनिर्माण वो पार्किंग बन रही थी वो नीचे गिरी है। जहां पर गुणवत्ता की बात हो वहां सबसे पहले पहुंचना होगा। अब ये सरकार जरूर यकीनन बोल रही है चौधरी साहब कि आज हम उस पर काम करने वाले हैं या हम उस पर काम करेंगे। आज अगर काम करने वाले होते ये तो यकीनन अभी तक काम शुरू कर चुके होते। मुनकट्टिया में 31 जुलाई को फ्लड आया था, वो सड़क वहां पर बही थी, और आज देखिएगा जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, सितंबर चला गया, अक्टूबर चला गया, नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया। 6 महीने गिन रहा हूं मैं अंगुलियों पर। वहां पर जो काम हुआ है वो सरकार भी देख रही है और आम जनता भी देख रही है। तो इन्होंने ये धोखा या जो ये परोस रहे हैं आम जनता को, ये जनता को समझ में आएगा, आ रहा होगा। हाँ, समन्वय यहाँ है, हम उनको बार बार इन चीजों के लिए पोक करते रहेंगे कि भैया यहाँ काम जरूर कराएं आप, चाहे वो मुनकट्टिया में हो, चाहे वो गौरीकुंड मार्ग हो, या वो पैदल मार्ग हो, या रास्ते भर में जहां जहां परेशानियां, जैसे कुंड का पुल देखिएगा आप, एक नया पुल आपने पैरेलली लगा तो दिया है, पर कब उसको चालू, क्योंकि आजकल वहां काम बंद है, कभी दिखते हैं 2 लोग कभी 4 लोग, तो क्या ऐसे में काम हो रहा है? एनएच वाले एक दिन मुझे वहां मिले तो जो ही मैंने गाड़ी रोकी वो भाग गए वहां से। तो इस तरह से काम होगा तो फिर कैसे होगा? आज जो ये सिंचाई का जो ये लेंटर गिरा है अभी जो पार्किंग वाला, क्या सिंचाई विभाग को इसके लिए प्रश्न पूछा जाएगा? पूछने वाले कौन होंगे? हम लगातार इस मामले पे जाएंगे। अब ठेकेदार कौन है, क्या इनको अभी तक पेमेंट्स हुई हैं, कितने का ये ठेका हुआ था, और अगर ये ठेका हुआ तो क्या इस तरह से आप समझिएगा, जहां पर अगर एई और जेई ढंग के होते आज सिंचाई विभाग के वहां पर, तो क्या उनको दिखता नहीं कि जो ये शटरिंग कर रहे हैं, नॉर्मल आप अगर घर की छतें भी कर रहे हैं तो आज घर की छतों में भी लोग अब स्टील की जो प्लेट्स हैं वो लगाने लगे हैं।
और ये मतलब एक कमर्शियल प्रोजेक्ट जिस पर आप लकड़ी की शटरिंग लगा रहे हैं, वो भी 6 mm की प्लाई से। तो ये गुणवत्ता कौन देखने वाला है? मतलब शटरिंग वाले की गलती बोले अब एई क्योंकि एई की गलती है जो पहले देख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ठेकेदार ने 2 रुपए बचाने के लिए वो काम किया है। तो इन सब पर जांच होगी क्या, ये बड़ा प्रश्न है। यहां जांचें नहीं होती हैं, हम मुखर होके वो जांचें भी करवाएंगे, उस बारे में प्रश्न भी पूछेंगे तमाम चीजों पर। अभी आज सुबह हम अगस्त्यमुनि में मिले। अगस्त्यमुनि में वो पूरे जो एक अच्छा खेल मैदान होता था, अगस्त्यमुनि के गांव के लोगों का वो अपना पर्सनल मैदान है, उसमें आपने अब खेल मैदान, पता नहीं वो पहले तो राज्य सरकार को कहीं ना कहीं सौंपा तो होगा, अब आप उसमें बनाने वाले हो एक जो आप उसमें बात कर रहे हैं कि हम एक सिंथेटिक यहां पर एक ट्रैक बनाने वाले हैं दौड़ने के लिए। सर मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने ये पत्रकारिता के दौर में ही देखा है, देहरादून में रायपुर स्टेडियम के अंदर ये सिंथेटिक जो ट्रैक बना हुआ है, इसमें करोड़ों रुपए खर्च हो रखे हैं। रेखा आर्य जो खेल मंत्री हैं, उनके सामने की ये बात है, वो टर्फ एक साल के अंदर वो खराब हो गई। इतने सारे पैसे खराब हुए, फिर उसमें दूसरा बजट लाया गया, तो ये बजट खाने के लिए सिंथेटिक ट्रैक बना रहे हैं वहां पे। मुझे लगता है अगर जितने पैसे में वो ट्रैक बना रहे हैं, उस स्टेडियम को ही अच्छे से बना देते, वो युवाओं को खेलने लायक भी होगा। अब जब बीचों बीच में सिंथेटिक बन जाएगा, वहां क्रिकेट के मैच नहीं हो पाएंगे, वहां फुटबॉल नहीं युवा खेल पाएंगे, वहां अलग चीजें नहीं हो पाएंगी, उस पर कौन देखेगा? तो यानी कि केवल अपनी मनमर्जी के लिए। और हम देखेंगे भी कि वहां कौन ठेकेदार काम कर रहा है, कितने रुपए में वो टेंडर हुआ है, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, क्योंकि सिंथेटिक टर्फ बनती है तो उसके अपने एक नियमावली होती है। क्या उन नियमावलियों को लेकर, क्या उन नियमों को लेकर चीजें बन रही है? मैंने 1-2 वीडियोस भी आज कवर किए हैं, उसमें हम देखना चाहेंगे कि क्या कुछ है जो जनता के से छुपाया जा रहा है, और ये तमाम जो चीजें हो रही हैं अलग अलग जगह, सब पर नजर रहेगी। तो जी एक आखिरी सवाल मेरा है, अभी तमाम निर्माण कार्यों की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, केदारनाथ धाम की अगर हम बात करें, एक ऐतिहासिक धरोहर वहाँ पे मौजूद है, तमाम सिक्योरिटी वहाँ पे मौजूद है, और एक बड़ी चूक हो जाती है जिसका कि वीडियो भी वायरल होता है भैरवनाथ जी के मंदिर को लेकर के, क्या कहेंगे, किस तरीके की सुरक्षा है? सुरक्षा मैं बता तो रहा हूं सर, ढकोसला है इस प्रदेश में जो चल रहा है, वो ढकोसला है। ये सबसे विफल सरकार है धामी सरकार। मैं नाम से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाजपा की सरकारें पहले रही हैं, पर सबसे विफल। और मैं कहूंगा जो कार्य ये कर रहे हैं, केवल यहां भ्रष्टाचार हो रहा है, यहां खनन माफियाओं का दौर चल रहा है, यहां शराब माफियाओं का दौर चल रहा है, यहां जमीन फरोख्त करने वालों का दौर चल रहा है। हम यहां मांग रहे हैं कि भैया भू कानून और मूल निवास चाहिए, ये पकड़ा दे रहे हैं यूसीसी। अब ये बता रहे हैं कि जनवरी से यूसीसी भी चालू करेंगे, चलिए कीजिएगा, पर मूल निवास भू कानून पर कौन बात करने वाला? उस पर आपने बोला एक ड्राफ्ट हम बनाएंगे और हम जल्द ही वो मूल निवास, ये पोस्टरों पर दिखाने के लिए उसका ड्राफ्ट बनना चाहिए था। कौन से नियम आप लाने वाले हैं उसमें मूल निवास भू कानून में, उसकी बात होनी चाहिए। वो संघर्ष समिति इतने समय से संघर्ष कर रही है, वो तो केवल आप राजनीतिक माया मोह को देकर ये बोल रहे हैं कि भैया अब हम ये काम नहीं करेंगे या अब हम ये काम करने वाले। आज जनता को समझना होगा, अगर इतनी अच्छी व्यवस्थाएं केदारनाथ धाम में रखते ये, आज वहां पर 2 कंपनियां काम कर रही हैं, एक गावर कर रही है, एक और कर रही है, 3-4 वहां क्रशर लगे हुए हैं, वो तमाम मजदूर वहां हैं, वो मजदूर कहां के हैं, क्या है, उनकी सत्यापन की क्या व्यवस्था है वो पता नहीं। अच्छा, अब वहां ऊपर जो जाके आदमी, मैं यकीनन मानता हूं ये बात, जो बाबा केदार में आस्था रखता है, जो हमारी देवभूमि में आस्था रखता है, जो हमारे इतर देवों पर या जो हमारे सभी देवताओं पर आस्था रखता है, वो जूता लेकर कभी भी मंदिर प्रांगण में नहीं जाएगा। तो वहां विधर्म के लोग कुछ ऐसे बैठे हुए हैं शायद, जो इस तरह से कृत्य कर रहे हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए अभी तक क्या हो रहा है, इतने दिन हो गए हैं, उस पर कोई काम नहीं हुआ है, तो ये भी बड़ा प्रश्न है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।